Yes. Is it there on your page? Hare Krishna. It's there on your page? Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कैसे श्री प्रभुपाद जी वृंदावन की तरफ प्रस्थान करते हैं और वृंदावन में उनकी मंदिर बनाने की इच्छा है। उस संदर्भ से हम शुरू करते हैं। पहले प्रभुपाद जी आए थे वृंदावन में, दिल्ली में रहे, वृंदावन में रहे अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए, लेकिन बाद में फिर से पाश्चात्य देश ट्रैवल करके पूरा और वापस भारत में आते हैं तो बोलते हैं रमन रेती जो लैंड है वृंदावन की वो प्रभुपाद जी को बहुत पसंद आती है। प्रभुपाद जी ने देखा रमन रेती के बॉर्डर पे जो ये प्रॉपर्टी है, जो छठी कला रोड, जो कि बहुत एक बिजी रोड है जहां से काफी लोग आते हैं और जो कि वृंदावन में एंट्री का रूट है और वही एक ट्रैफिक रूट है आगरा जाने के लिए ताजमहल, तो मतलब बड़ा टूरिस्ट स्पॉट का रास्ता है। तो ये बहुत अच्छी जगह है मंदिर बनाने के लिए, काफी लोग आएंगे। और साथ ही साथ ये जमीन वृंदावन परिक्रमा मार्ग के भी बहुत नजदीक है, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों तीर्थ यात्री गुजरते हैं, निकलते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और कहीं मंदिरों के दर्शन करते हुए जाते हैं। रमन रेती जैसा नाम ही बड़ा ही मंत्रमुग्ध करने वाला है, मन को लुभाने वाला है, बहुत ही अच्छा। पूरा एक वन जंगल था उस समय, बहुत कम आश्रम थे और कुछ खेत थे, उनका भी कोई देखभाल नहीं हो रहा था, बहुत वीरान सा एरिया था। और बोलते हैं रमन रेती भगवान कृष्ण का एक बहुत ही फेवरेट स्थान हुआ है, जहां पे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने मित्रों के साथ 5000 वर्ष पूर्व वहां पे काफी खेल किया करते थे रमन रेती में, जिसकी रेत में बहुत रमन किया, ये उस बात की विशेषता है। बोलते हैं सिटी ऑफिशियल्स जो उधर मथुरा वृंदावन के जो ऑफिशियल्स थे, सिटी कर्मचारी थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला था कि शायद आपने इतना बढ़िया जो वृंदावन के लिए काम किया है तो शायद आपको हमारे शहर की तरफ से ही एक जमीन डोनेशन में मिल जाएगी। लेकिन प्रभुपाद जी का ध्यान स्पेसिफिकली इस लैंड की तरफ था जो मिस्टर एस नामक व्यक्ति देना चाह रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने मिस्टर एस के ऑफर को बहुत सीरियसली लिया। मिस्टर एस समझाने लगे प्रभुपाद जी को कि देखिए बहुत सारे साधु यहाँ पे अपना आश्रम बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने और उनकी पत्नी ने अभी डिसाइड नहीं किया है किसको देना है। वो एक ऐसे व्यक्ति को देना चाहते हैं तो जल्द से जल्द यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर बना दें। और प्रभुपाद ने मिस्टर एस को एश्योर किया कि अगर जब प्रभुपाद ने मिस्टर एस को एश्योर किया कि हाँ वो जल्द से जल्द बना सकते हैं, उनके पास सुविधाएं हैं, रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटी हैं, लोग हैं, मिस्टर एस ने तभी प्रतिज्ञा ली कि हाँ आज से ये लैंड आपकी हो गई, आप इसको अपना ही समझिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने तो ऐसे प्रोमिसेस बहुत सारे पहले भी सुने थे और ऐसे बहुत सारे प्रोमिसेस पहले भी झूठे साबित हुए थे। लेकिन इस बार प्रभुपाद जी को ऐसा इंट्यूशन हो रहा था कि ये सीरियस बात है, ये तो अपनी लैंड होगी ही होगी। और इसीलिए उन्होंने कुछ डिसाइपल्स को नियुक्त कर दिया वृंदावन में कंस्ट्रक्शन के लिए, और विशेष रूप से उससे पहले मिस्टर एस के साथ मिलके एक डीड साइन करने के लिए कि ये जो लैंड होगी वो इस्कॉन की होगी। तो यहां से हम देखते हैं भारत के कई चैप्टर्स खुलेंगे मंदिर खोलने के भारत में।
1965 से 1970 तक प्रभुपाद जी का मेन फोकस था विदेश में कृष्ण भक्ति की स्थापना करना, विशेष रूप से अमेरिका में। और उनका प्लान था अगर अमेरिकन लोग कृष्ण भक्ति को ले लेंगे तो पूरा का पूरा विश्व फॉलो करेगा। कोई चिंता की बात ही नहीं है अगर अमेरिकन लोगों ने अगर भक्ति को सीरियसली ले लिया, कि पूरा का पूरा विश्व अमेरिका का ही फॉलो करते थे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं कि ये प्रभुपाद जी ने देखा तो प्रभुपाद जी ने बोला अमेरिका में तो प्रचार पकड़ लिया है, अभी कोई चिंता की बात नहीं है। और एक्चुअली उनको ऑर्डर दिया था कि इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को प्रचार करो, ऐसा उनके गुरु महाराज ने ऑर्डर दिया था। लेकिन 60 साल लग गए उनको और वो अकेला प्रयास करते रहे भारत में इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को प्रचार करने का। लेकिन भारतीय लोगों को पॉलिटिक्स इत्यादि से समय ही नहीं था। वो अपने स्पिरिचुअल हेरिटेज के मामले में मानो पूर्ण रूप से अज्ञानी हो। उन्हें कोई समझ ही नहीं थी कि उनके पास कैसी आध्यात्मिक संस्कृति है जो भारत में ही है। और साथ ही साथ गरीबी भी बहुत थी, उनके पास समय ही नहीं था कृष्ण भक्ति के बारे में सोचने का। इसलिए प्रभुपाद जी सफल नहीं हो पाए थे भारत में उन दिनों में, अमेरिका जाने से पहले। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में सक्सेस बहुत सफलता से आने लगा था। और अमेरिका तो मानो एक प्राइम फील्ड बन गया हो कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए। लेकिन फिर भी प्रभुपाद देख रहे थे पाश्चात्य देश जो पाश्चात्य ही है, वहां के जो अनकल्चर्ड सेटअप है, अनसिविलाइज सेटअप है, संस्कृति कोई अच्छी सी नहीं है, सभ्यता नहीं है। बोले अगर कहीं अच्छी संस्कृति और सभ्यता पाई जाए जो कि बहुत स्वाभाविक हो, नैसर्गिक हो, नेचुरल हो, तो वो तो भारत में ही है। तो भारत में भक्ति वुड बी मोर नेचुरल। भारत तो वैदिक संस्कृति का केंद्र है। तो 1970 तक उन्होंने एक्सटेंसिव ट्रेवल किया था, कहीं देशों में गए थे और प्रीचिंग करा था। जैसा प्रीचिंग वो करना चाहते थे, केवल यूएस में नहीं पूरे भारत में। लेकिन अब वो भारत में कुछ यूएस में नहीं पूरे विश्व में किया था, लेकिन अब वो भारत में कुछ अच्छे से करना चाहते थे। और अगर मान लिया जाए कि प्रचार यूनाइटेड स्टेट्स और भारत में इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि भारत में ज्यादा इंपॉर्टेंट है या यूनाइटेड स्टेट्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने नोट किया अमेरिकन प्रीचिंग तो उनके बिना भी अच्छे से चल रही है, उनके शिष्य चला रहे हैं। क्योंकि जिस जिस क्षेत्र के जो लोग हैं वहां पे वो अच्छा योगदान दे रहे हैं। उनकी डायरेक्ट मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है प्रभुपाद जी की। बोले अमेरिकन डिसाइपल्स वुड कंटिन्यू विदाउट हिम, ऐसा विचार प्रभुपाद जी को चल रहा था। दिस इज सो इंटरेस्टिंग, ऐसा फेथ था प्रभुपाद जी का। लेकिन बात आती है भारत में, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को अकेला छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने देखा कि भारतीय लोग जब भारत में विदेशी शिष्य कुछ कार्य करने में उतरते हैं तो हमेशा कोई ना कोई उनको चीट कर देता है। भारत में उनका आधे से ज्यादा काम तो इस चक्कर में खराब हो जाता है कि उनके शिष्य चीट हो जाते हैं, कोई ना कोई उनको धोखा दे जाता है। बोले अगर पंडाल प्रोग्राम करते हैं तो कहीं गुना ज्यादा पेमेंट कर बैठते हैं। बोले भारत में अगर इस्कॉन को प्रॉस्पर होना है उन दिनों में, तो प्रभुपाद ने सोचा उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लगेगी। 1970 में शुरू करते हुए एक छोटा सा अमेरिकन डिसाइपल्स का समूह लेके प्रभुपाद भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान एक मॉडल सन्यासी के रूप में, एक आदर्श सन्यासी के रूप में इस्कॉन के लिए एक नया क्षेत्र स्थापित कर रहे थे। अब वो सोच रहे थे कि मुझे कुछ बड़े मंदिर बनाने हैं, विशेष रूप से एक वृंदावन में, एक मायापुर में और एक बॉम्बे में। 1967 में ही उन्होंने अमेरिकन हाउस को लिखा था। उन्होंने इच्छा रखी थी कि वृंदावन में एक अमेरिकन हाउस बनाना चाहेंगे अपने शिष्यों के लिए। और मायापुर जो कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है वो तो बहुत विशेष है। और बॉम्बे जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जिससे प्रभाव कहीं गुना बढ़ सकता है। और इस प्रकार से प्रभुपाद के बड़े बड़े प्लान थे कि जो उनके
नजदीकी से नजदीकी शिष्य भी समझ नहीं पा रहे थे कि प्रभुपाद का प्लान किस एक्सटेंट तक जा सकता है। ऐसा एक्सटेंट था, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन गो। धीरे धीरे प्रभुपाद जी अपना प्लान खुल के बताने लगे। ही काइंड ऑफ अनफोल्डिंग हिज प्लान। 1971 नवंबर, बॉम्बे की बात है। उन दिनों बॉम्बे हुआ, आज मुंबई है। तो बॉम्बे 1971 नवंबर। लगभग एक साल तक प्रभुपाद जी के शिष्य आकाश गंगा में, जो एक बॉम्बे के केंद्र में बहुत ही प्रभावशाली क्षेत्र में एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में दो अपार्टमेंट, जो उस बिल्डिंग के 7वें माले थे, वहां पे प्रभुपाद जी के शिष्य रह रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी इससे संतुष्ट नहीं थे। प्रभुपाद जी की इच्छा थी खुद की एक लैंड होनी चाहिए, एक खुद की जमीन होनी चाहिए जहां पे प्रभुपाद जी मंदिर बांध सके, एक्सपेंशन कर सके। और प्रभुपाद जी बहुत ही दृढ़ निश्चय थे। बोले जब बॉम्बे में रहे तो मॉर्निंग वॉक्स पे तो जाते ही थे, साथ ही साथ लंबी राइड्स पे जाते थे, जगह जगह देखने के लिए कि कहाँ पे अच्छी जमीन मिल सकती है। और इस्कॉन के प्रमुख लाइफ मेंबर जो थे प्रभावशाली, वो सब मालाबार हिल एरिस्टोक्रेटिक इलाके में रहते थे। और प्रभुपाद के शिष्यों ने सोचा इसीलिए मंदिर बनाने की ये जगह अच्छी रहेगी, क्योंकि सारे शिष्य तो यहाँ पे रहते हैं। काफी परिस्थितियों में प्रभुपाद जी मालाबार हिल के ऊपर गए और बहुत सारी प्रॉपर्टीज का निरीक्षण भी किया। कंसिडरिंग सच ए लार्ज बिल्डिंग्स एज पॉसिबल टेम्पल्स, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, शायद इनको ही मंदिर बना दे। लेकिन कहीं ना कुछ त्रुटि दिख जाती, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज दिख जाता और प्रभुपाद जी उसको रिजेक्ट करते। फिर नवंबर की बात है, जहां एक मिस्टर एन नामक व्यक्ति, उन्होंने इस्कॉन को 5 एकड़ जमीन बेचने का विचार किया, जो कि बिल्कुल समुद्र के किनारे जुहू में। जैसे ही प्रभुपाद जी वो लैंड देखने के लिए गए, प्रभुपाद जी को स्मरण हुआ कि कहीं वर्षों पूर्व अमेरिका जाने से पहले प्रभुपाद जी ने ये लैंड देखा था। 1965 अगस्त की बात है। जिन हफ्तों में प्रभुपाद जी अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे थे, अमेरिका जाने से कुछ ही हफ्ते पूर्व, जब वो सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के मालिक के घर पे गए थे, मिसेस सुमति मुरारजी, जो में जुहू में घर था। और वहां पे उन्होंने श्रीमद् भागवतम से पढ़ के उनको पाठ भी सुनाया था, उनको और उनके अतिथियों को। तो जब प्रतिदिन मिसेस सुमति मोरारजी के घर जाया करते थे, तो रास्ते में ये जमीन आया करती थी और प्रभुपाद जी की नजर अक्सर पड़ती थी और सोचते थे ये जमीन कितनी अच्छी होगी अगर यहाँ पे एक आश्रम और एक श्री श्री राधा कृष्ण का मंदिर बनाया जाए। देखिए, विचार किया था श्रील प्रभुपाद जी ने उस समय भी, और भगवान ने प्रभुपाद जी के हृदय की बात को नोट किया था। देखिए, प्रभुपाद जी का ध्यान उस समय प्रमुख रूप से केंद्रित था कि विदेश जाना है, पासपोर्ट, वीजा, फॉर्मेलिटीज, टिकट इत्यादि एकत्रित करना है। तो इतना समय नहीं था इस लैंड के बारे में सोचने का। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी के मन में यह विचार आया था। इस बार फिर से मिस्टर एन वही लैंड दे रहे हैं। प्रभुपाद जी ने सोचा ये तो कृष्ण भगवान की तरफ से कोई रिमाइंडर है। भगवान याद दिला रहे हैं कि अरे भक्ति वेदांत स्वामी, तुम जिस लैंड के बारे में सोचे थे यही जमीन है इस्कॉन मंदिर बनाने के लिए। जब प्रभुपाद जी को मिस्टर एन ने वो जमीन दिखाने के लिए बुलाया, तो देखा वो जमीन में बहुत जंगली घास उगाई थी, लॉट ऑफ टॉल ग्रासेस एंड बुशेस, पूरा जंगल सा था। बहुत सारे नारियल के वृक्ष भी वहां पे उपस्थित थे। और उस प्रॉपर्टी की बैक साइड पे काफी सारे टेनेमेंट बिल्डिंग्स थी, बहुत सारे छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी जहां पे कुछ किराएदार लोग रह रहे थे। और लैंड जो थी वो बिल्कुल जुहू रोड के बॉर्डर पे थी, जो कि मेन ट्रैफिक आर्टरी है बॉम्बे जाने के लिए, 18 माइल्स टू द साउथ। और बोलते हैं जो कि वहां से सेंट्रल जो साउथ मुंबई था वो लगभग 18 मील्स का माइल्स का रास्ता। और पास ही में अरेबियन सी जो बीच था वो पास ही था वहां पे। तो बहुत ही अच्छा लोकेशन था, बहुत ही पीसफुल था, थोड़ा दूर था शहर से उन दिनों में, लेकिन बहुत पीसफुल था।
और समुद्र के किनारे काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले लोग 5 स्टार होटल बना रहे थे। बहुत सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बना रहे थे और जब प्रभुपाद बीच पे वॉक करने गए, उनको तभी इतना विचार किया और उनको ये आइडिया बिल्कुल परफेक्ट लगा कि यहाँ पे अपना मंदिर होना चाहिए। प्रभुपाद ने देखा बहुत सारे धनी लोग उस बीच के किनारे अपना वीकेंड होम्स खोलते हैं और थाउजेंड्स ऑफ बॉम्बेइट्स प्रति संडे को वहां बीच पे आते हैं एंजॉय करने के लिए और डेली कहीं हंड्रेड्स ऑफ जुहू रेजिडेंट्स उस बीच को यूज करते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और हमेशा लोग वहां पे कहीं ना कहीं तो घूमते ही रहते हैं लेकिन फिर भी बीच उन दिनों में बहुत साफ दिखता था और माइल्ड वेव्स और बहुत ही सुंदर वातावरण ओपन स्काई तो प्रभुपाद जी को लगा ये बहुत सुंदर वातावरण है, परिस्थिति है मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए। बोले ये जो लोकेलिटी है, ये केवल होटल के लिए अच्छी नहीं है बल्कि कृष्णा कॉन्शियस केंद्र के लिए भी अच्छी है क्योंकि सारा टूरिज्म यहीं पे आने वाला है। प्रभुपाद वांटेड द जुहू लैंड, किसी तरीके से वो जुहू लैंड चाहिए एंड उनके जो शिष्य थे, उनका रुचि जा रहा मालाबार हिल में। साउथ मुंबई में क्योंकि सारे लाइफ मेंबर्स वहां रहते हैं बोले जिनके लिए मंदिर खोल रहे हैं वो साउथ में रहते हैं आप यहाँ मंदिर खोल रहे हैं तो शिष्यों की इच्छा वहां पे थी लेकिन प्रभुपाद जी को उनके शिष्यों ने इतना बोला प्रभुपाद जी ने तनिक भी थोड़ा सा भी अपना माइंड चेंज नहीं किया प्रभुपाद जी बोले दिस इज द प्लेस लेकिन दूसरा एक कारण था इन शिष्यों को ये स्वीकार करने में बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि इस स्थान पे बहुत तपस्या थी शहर से बहुत दूर था कोई ढंग का घर रहने को जगह नहीं थी, कोई टेम्पल फैसिलिटी नहीं थी। उनको मालूम था अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन करना है तो जंगल के बीच रहना पड़ेगा। सो ये बहुत ही समस्या का विषय था। मिस्टर एन जो 5 एकड़ जमीन के मालिक थे, उन्होंने एक रीजनेबल प्राइस सेट किया और बहुत ही फ्रेंडली दिख रहे थे, बहुत ही सिंसियर दिख रहे थे, मानो उनके मन में कोई अ, द्वेष नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा। लेकिन बहुत रिस्क इन्वॉल्व थे इस ट्रांजैक्शन में और इस केस में तो प्रभुपाद जी को थोड़ा-सा पहले से ही डाउट हो रहा था। अपने लॉयर के द्वारा प्रभुपाद जी समझे कि मिस्टर एन पहले भी एक एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं सी कंपनी के साथ और बाद में उन्होंने वो एग्रीमेंट कैंसिल किया तो प्रभुपाद जी का डाउट और कंफर्म हो गया। बोले अगर बॉम्बे हाई कोर्ट एक्चुअली सी कोर्ट जो सी कंपनी को मिस्टर एन ने लैंड दिया था लेकिन सी कंपनी के साथ जब एग्रीमेंट कैंसिल किया उन्होंने कोर्ट केस भी फाइल किया लेकिन वो कोर्ट केस जीत नहीं पाए। प्रभुपाद के सेक्रेटरी जो थे उन्होंने मिस्टर एन से पूछा इस बारे में कि क्या ऐसा कुछ हुआ था। मिस्टर एन ने बोला कि सी कंपनी तो कभी जीत ही नहीं पाएगी, कुड नॉट विन द सूट, बट एनी केस इस्कॉन बोले इस्कॉन चाहिए तो पूरा पेमेंट मत करो जब तक आपको डाउट है कि सी कंपनी अगर ये लैंड ले गई तो जब तक वो सेटल नहीं होता थोड़ा ही लक्ष्मी दे दो बाकी बाद में सेटल कर लेंगे। अच्छा अभी मिस्टर एन बॉम्बे में बहुत वेल नोन फिगर थे। पहले वो बॉम्बे के शेरिफ रह चुके हैं और अभी वो पब्लिशर और एडिटर थे बॉम्बे के बहुत बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर के। बहुत धनी भी थे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी जूहू में, बॉम्बे में, बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। एक आदमी नहीं था जो उनके विरुद्ध खड़ा हो सके, इतना प्रभाव था उनका। और इस सर्कमस्टेंसेस में इनके साथ डील करना और उस डील में अगर फंस जाए तो बड़ी समस्या, बहुत हिम्मत चाहिए थी, बहुत बोल्डनेस चाहिए थी। तो लेट दिसंबर की बात है प्रभुपाद जी मिस्टर और मिसेस एन से मिले और प्रभुपाद जी ने ओपनली अपना एप्रिसिएशन बताया कैसे उनको ये जमीन बहुत पसंद है लेकिन साथ ही साथ प्रभुपाद के लिए इतना धन नहीं है मेरे पास। लेकिन मिस्टर एन तो बहुत इंक्लाइन थे प्रभुपाद, ऐसा लग रहा था कि उनको प्रभुपाद जी को ही लैंड बेचना है और बोले नहीं नहीं मैं तो आपको ही बेचना चाहूंगा और जल्द ही जल्द वो एक वर्बल एग्रीमेंट हो गया कि हाँ ये लैंड आपको ही मिलेगी। और प्रभुपाद और मिस्टर एन एग्री हो गए एक डाउन पेमेंट के लिए, बोले 2 लाख रुपए आपको दे देंगे और डाउन पेमेंट के बाद इस्कॉन इमीडिएटली रिसीव कर सकता है, ये प्रॉपर्टी कन्वेंस रिसीव कर सकता है। इस्कॉन बाकी के जो 14 लाख रुपए हैं वो रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करेंगे। प्रभुपाद ने फर्दर नेगोशिएट किया डाउन पेमेंट के बारे में, बोले अभी हम 50,000 दे सकते हैं, 50,000 बाद में
प्रवेश करने का आज्ञा दे दीजिए। बोले जब जैसे ही 1 लाख रुपया हो जाएगा, डाउन पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद पेमेंट डाउन पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, और बाकी का 1 लाख, तो पहले 50,000 फिर 50,000, उसके बाद जब 1 लाख और पे कर देंगे, देन बोले मिस्टर एन जो है पूरा डीड भी दे देंगे, और मिस्टर एन एग्री हो गए, बोले चलेगा। प्रभुपाद जी इन ट्रांजैक्शंस के बारे में बहुत सावधानी बरतते थे, बहुत सावधानी से डील करते थे। बोले अगर इफ अ बिजनेसमैन टेल्स यू, प्रभुपाद जी अपने शिष्य को बोले, अगर एक बिजनेसमैन बोलता है, अरे आप चिंता मत करिए, आपके लिए ही मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, आपको तो मैं बहुत सस्ते में को रहा हूं, प्रभुपाद जी बोले समझ जाना चाहिए कि बिजनेसमैन झूठ बोल रहा है। इसीलिए इवन इन इस्कॉन्स अर्ली डेज इन न्यूयॉर्क सिटी, जब एक रियल एस्टेट जब न्यूयॉर्क सिटी में भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने जब अपने आप को इस्कॉन का वेल विशर बताया, प्रभुपाद जी तभी सावधान हो गए। जब बहुत ज्यादा कोई मीठा बोले तो उसी समय सावधान हो गए, कुछ तो संकट हो सकता है। और उस व्यक्ति ने भी भक्तों को चीट किया था, प्रभुपाद ने जबकि बार बार वार्निंग दिया, फिर भी भक्त लोग चीट हो गए थे। और अभी फिर से प्रभुपाद जी को सस्पिशन हो रहा था, डाउट हो रहा था कि कुछ तो संकट आ सकता है। लेकिन किसी तरह से तो प्रभुपाद जी को जुहू का लैंड चाहिए था, और प्रभुपाद जी रिस्क लेने के लिए तैयार थे, इन समस्याओं में प्रवेश करने के लिए प्रभुपाद जी वॉज रेडी। देखिए, पूरे विश्व से भक्त बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि प्रभुपाद जी बॉम्बे में बड़ा सेंटर खोलना चाह रहे हैं। लेकिन बॉम्बे में रहने वाले भक्त, उनके अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स थी, उनको मालूम था ग्राउंड रियलिटी क्या है, स्ट्रगल क्या है। बोले एक मंदिर ऐसे जंगल में खड़ा करना जो कि शहर से भी दूर है, इतना आसान नहीं है। और साथ ही साथ प्रभुपाद जी तो बोल रहे हैं यहाँ पे 5 स्टार इस्कॉन का होटल होगा। वो सोच रहे थे कि आज की डेट में तो यहाँ के जो टेनेमेंट बिल्डिंग्स हैं पीछे की तरफ, वो पूरी तरह से ऑक्यूपाई हैं, और इन टेनेंट्स को इंडियन लॉ के अनुसार वहां से निकालना भी कोई आसान काम नहीं है। और बोले अगर भक्त इस जमीन पे आ भी गए रहने के लिए, उनको अपने लिए खुद टेम्परेरी हाउसिंग वहां पे स्थापित करना पड़ेगा, और शायद एक टेम्परेरी टेम्पल भी कुछ समय के लिए बांधना पड़ेगा। लेकिन उस जमीन में इतने मच्छर हैं, इतने चूहे हैं, बड़ा ही भयंकर होगा वहां पे निवास करना। और ऊपर से जुहू ऐसा उस समय बहुत सारे निवास करने वाले लोग नहीं थे, बहुत प्रॉस्पर नहीं था, आसपास में कोई बड़े बहुत सारे लोग नहीं रहते थे, कोई वेल्दी इस्कॉन सपोर्टर भी नहीं थे वहां जुहू में। तो बहुत ही आइसोलेटेड सा स्थान था, बहुत ही एकांत सा स्थान था। लेकिन प्रभुपाद जी ने प्रिडिक्ट किया, आप यहाँ मंदिर बांधिए, जुहू बहुत ग्रो होगा, जुहू विल बी द सेंटर प्लेस फॉर ऑल एक्टिविटीज। आज की डेट में तो केवल एक गांव जैसा दिखता है, जहाँ पे केवल 2,000 लगभग रोज लोग रहते होंगे। ये उस समय की बात है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और शिष्यों को दिख रहा था कि इस जुहू लैंड में रहना ये एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। हम कहाँ मालाबार, हम कहाँ साउथ मुंबई में आकाश गंगा बिल्डिंग में रह रहे थे, और वहां से प्रभुपाद जी इस जंगल में हमको ले आए, ये तो बहुत कठिन होगा। तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद जी को बोला, अरे हम विदेशी, हम वेस्टर्नर हैं, हम पाश्चात्य देश से आए हैं, हम ऐसे नहीं रख सकते। हमें तो डोर नॉब्स चाहिए, रनिंग वाटर चाहिए, शावर चाहिए, हमेशा पानी आना, जल आना चाहिए। प्रभुपाद जी ने केवल एक लाइन बोली, डू यू नॉट वांट टू गेट प्यूरिफाइड? क्या अपने जीवन को आप अपनी एग्जिस्टेंस को शुद्ध नहीं करना चाहते, कुछ भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तपस्या करके? जब बॉम्बे डिवोटीज को प्रभुपाद के इस रिस्पॉन्स के बारे में मालूम चला जो प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज को दिया, डू यू नॉट वांट टू गेट प्यूरिफाइड, ये शब्द उनके हृदय में बड़ी गहराई से उतर गए। उनको और वो इस बात को डिसाइडेड टू रिगार्ड मूविंग टू जुहू। वो सोचो चलो जुहू में जाना मतलब कोई ऐश्वर्य के नहीं, जिंदगी में एक चैलेंज के रूप में ले लेते हैं। जुहू प्रॉपर्टी को डेवलप करना उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये उनके गुरु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और बोले इट वाज समथिंग ग्रेटर एंड मोर वंडरफुल।
बोले इतना जितना वो रियलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, उससे भी कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो समझ भी नहीं पा रहे इसका क्या प्रभाव होगा। गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो कर देना चाहिए। और सारे मैनेजरियल डिसीजन प्रभुपाद के हाथ में थे। तो इस प्रकार से बॉम्बे की कथा आती है। उन दिनों में देखिए प्रभुपाद जी सारे मैनेजरियल डिसीजन लेते थे, लेकिन साथ ही साथ वो जीबीसी सेक्रेटरीज जो थे उनको बोलते थे कि कृपया आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए इन प्रैक्टिकल अफेयर्स के बारे में। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते थे कि इट वुड बी बेटर टू यूज हिज एनर्जी। इतना उनको शास्त्रों का संकलन करना है, अनुवाद करना है, उसमें इतना समय चाहिए। और ये उनका प्रमुख कार्य है जो उनके शिष्य नहीं कर पाएंगे, तो ये उन्हें करना चाहिए। तो अगर शिष्य प्रैक्टिकल मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो प्रभुपाद जी कुछ राइटिंग कर पाएंगे। और ये प्रभुपाद जी का निरंतर निवेदन रहा करता था अपने शिष्यों से कि आप लोग जिम्मेदारी लीजिए। और बार बार प्रभुपाद जी इस प्रकार से अपने शिष्यों को अपील करते रहते थे। प्रभुपाद जी बोले इफ यू अगर आप जीबीसी के लोग सब कुछ अच्छे से करेंगे, ऐसा प्रभुपाद जी ने अपने सेक्रेटरी श्याम सुंदर प्रभु को बोला, तो फिर मेरे दिमाग को थोड़ी शांति मिलेगी और मैं अपना समय पुस्तकों को लिखने में, ग्रंथों का अनुवाद करने में प्रयोग कर सकता हूँ। मैं आपको वेद दे सकता हूँ, उपनिषद दे सकता हूँ, पुराण दे सकता हूँ, महाभारत दे सकता हूँ, रामायण दे सकता हूँ। ये प्रभुपाद जी का एम्बिशन और सेवा करने की लालसा कितनी अधिक थी, कितना अधिक करना चाहते थे वो। प्रभुपाद जी बोले उसके बाद कितने सारे गोस्वामियों के शास्त्र हैं वो दे सकते हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, प्रैक्टिकल वर्क बहुत समय ले रहा है मेरा। मैं फिलॉसफी पे लेक्चर दे सकता हूँ, कथा कर सकता हूँ, लेकिन मेरा पूरा दिमाग की शक्ति ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में चली जाती है, जिसकी वजह से मैं अपना रियल वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। असाइड फ्रॉम डायरेक्टली मैनेजिंग जो इंडियन प्रोजेक्ट्स, प्रभुपाद जी को मालूम था इंडियन प्रोजेक्ट्स तो उनको करना ही पड़ेगा, वही मैनेज करने के साथ साथ कम से कम कितने सारे पत्र प्रभुपाद जी को आते थे, डजन्स ऑफ लेटर्स, और प्रतिदिन उनका जवाब देना। पर प्रभुपाद जी बोलते थे क्यों वो लोग मुझे इतना लेटर लिखते हैं, इतने क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। ऐसा प्रभुपाद जी ने अपने सेक्रेटरी श्याम सुंदर प्रभु से पूछा। श्याम सुंदर प्रभु बोले कि भक्तों की इच्छा है वो आपसे पर्सनली अपने डाउट क्लियर करें, क्योंकि उनको आपके जीबीसी के लीडर्स जो हैं उन पे पूर्ण श्रद्धा नहीं है, या फिर कभी कभी जीबीसी के जो लीडर्स हैं उनको सही उत्तर मालूम नहीं होता। प्रभुपाद जी बोले उनको सब मालूम है, अगर नहीं मालूम तो मेरी पुस्तकें पढ़े, मेरी पुस्तकें पढ़ेंगे तो सब मालूम चल जाएगा। मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे अभी सेटल डाउन होने दो, केवल फिलॉसफी पे ध्यान देने दो। पूरा दिन लेटर्स पढ़ना, ये मैनेजमेंट करना, प्रैक्टिकल लेटर्स को साइन करना, कितना समय चला जाता है। दिस इज नॉट राइट, मुझे फ्री करो इन सब चीजों से। जीबीसी कैन डू एवरीथिंग नाउ। लेकिन इतना आसान नहीं था। जैसे ही प्रभुपाद देखते उनका एक भक्त कहीं चीटिंग हो रहा है, उसके साथ कुछ गलती हो रही है, वो इमीडिएटली एक्टिव हो जाते। और जितने प्रभुपाद के शिष्य थे वो लगातार कुछ ना कुछ लेटर लिखते ही जा रहे थे, इधर का मैनेजमेंट कैसे करना है, उधर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। और वो डायरेक्टली तो उनको डिस्करेज करते भी नहीं थे। धीरे धीरे उनका जो डिजायर था रिटायरमेंट और जो एक्सक्लूसिव शास्त्रों पे ध्यान देना, वो एक इच्छा मन में रह गया, लेकिन पूर्ण रूप से उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे। सपना था प्रभुपाद जी का। और प्रभुपाद जानते थे अगर इस्कॉन को इतनी तेज गति से डेवलप करना है तो रिटायरमेंट का तो क्वेश्चन ही नहीं है। फरवरी 1972, देखिए दिसंबर में मिस्टर एन ने लैंड दिखाया, उनका डील हुआ। अभी हम मायापुर की बात करते हैं। तो देखिए बात यहाँ आज हो रही है कि प्रभुपाद की तीन प्रमुख मंदिर खोलने थे, वृंदावन, बॉम्बे, मायापुर। आइए मायापुर में देखते हैं क्या हो रहा है फरवरी 1972 में। प्रभुपाद जी ने मायापुर का जो कॉर्नरस्टोन लेइंग सेरेमनी था वो उन्होंने फरवरी 29, 1972 तक पोस्टपोन करके रखा था। प्रभुपाद की इच्छा थी कि एक बड़ा फेस्टिवल हो, बड़ा पंडाल हो, जितने अतिथि हैं उनके लिए फ्री प्रसाद हो, सारे शिष्य उनके जितने आ सकते हैं पूरे विश्व से, सबको ये फेस्टिवल अटेंड करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि का ये उत्सव। और प्रभुपाद जी लेटर में लिखे अपने शिष्यों को कि मैं चाहता हूं ये फंक्शन इस साल बड़े धूमधाम से हो, मेरे सारे शिष्य यहाँ पे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है गौर पूर्णिमा का। और
अगर सारे विदेशी शिष्य यहाँ पे आएंगे तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को बड़ी प्रसन्नता होगी, ऐसा प्रभुपाद जी ने लिखा। और उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बहुत प्रसन्नता होगी, तो कृपया इस उत्सव का आयोजन कीजिए, ऐसा प्रभुपाद जी का आदेश हुआ। और जब वहां पे मायापुर में सब आयोजन हो रहा था, प्रभुपाद जी पर्सनली निरीक्षण कर रहे थे, जो एकोमोडेशन व्यवस्थित किए गए हैं उनके शिष्यों के लिए। प्रभुपाद ने देखा बड़े बड़े टेंट बनाए गए हैं, व्हाइट कैनवास टेंट, पुरुषों के लिए अलग, स्त्रियों के लिए अलग, अंदर फ्लोरेसेंट लाइटिंग लगाया गया है, और बीच में एक बड़ा लार्ज पंडाल लगाया गया है, बाकी सब टेंट्स के केंद्र में। और एक छोटा टेंट पीछे लगाया गया है किचन के रूप में। और इस सब कंपाउंड के आसपास क्या था, बड़े टेंट थे, छोटे टेंट थे, उनके आसपास खेती थी, बहुत सारी राइस फील्ड्स थी। और उधर का ग्राउंड थोड़ा मॉइस्ट था और वेट फील्ड्स होने के कारण वहां मच्छर भी बहुत थे, जो कि विशेष रूप से सूर्यास्त के समय बहुत मच्छर निकलते थे। देखिए आजकल लोग कभी ऐसी जगह जाते हैं तो पूरा मस्किटो नेट्स इत्यादि लेके जाते हैं। उन दिनों में बहुत सी तपस्या थी, बहुत प्रिमिटिव कंडीशंस थी। और ये इनमें से कुछ भक्त, बहुत सारे भक्त वही शिष्य थे जो लगभग 1 साल या 1.5 साल ट्रैवल कर चुके हैं, कहीं भारत में कहीं स्थानों पे गए हैं, कहीं डर्टी धर्मशालास में रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल जमीन पे सोना पड़ा, ढंग से कुछ गादी इत्यादि भी नहीं थी, कभी कभी कोल्ड टेंट्स में भी रहे हैं। तो ये जो शिष्य थे, ये मायापुर में कंफर्ट ढूंढने नहीं आए थे, ये तो प्रभुपाद जी की इच्छा की सेवा करने आए थे, प्रभुपाद की इच्छा पूर्ण करने आए थे। और 72 के बाद जो वर्ष हुए भविष्य में, उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए और बहुत सारे भक्त मायापुर में सेटल भी हो पाएंगे। जब मायापुर, प्रभुपाद जी को मालूम था जब मायापुर डेवलप हो जाएगा तो बहुत सारे लोग वहां रहेंगे, स्पेशियस बिल्डिंग्स, बहुत सारे गेस्ट हाउस बनेंगे, बहुत सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनेंगे। प्रभुपाद जी का ऐसा विजन था, आप सोचिए उस समय जंगल में टेंट लगाया है, और प्रभुपाद जी का विजन है पूरे विश्व के लिए हेडक्वार्टर्स खड़ा करना। और प्रभुपाद जी पूर्ण रूप से अवेयर थे कि वेस्टर्नर्स जो थे, उनको तपस्या की इतनी आदत नहीं है, बहुत कंफर्टेबल स्थान से आए हैं वो। और प्रभुपाद जी इसलिए अपने शिष्यों को अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहते थे, ताकि वो कंफर्टेबल रहें और भारत में अपने आध्यात्मिक जीवन पे फोकस कर सके, बिना किसी इनकन्वीनियंस के। और प्रभुपाद जी को घर था, प्रभुपाद जी का जो घर था, वो एक सिंपल बंगाली हट था, 12 फीट स्क्वायर, और बहुत ही डर्टी फ्लोर, उसका जो फ्लोर था, डर्ट फ्लोर, नॉट डर्टी फ्लोर, बट कहने का मतलब मिट्टी का जो बना हुआ डर्ट फ्लोर, ऐसा बड़ा ही सिंपल स्थान था, सिंपल थैच्ड हट। और उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि सर्वेंट्स क्वार्टर कहीं दूर है, एक पतला सा पार्टीशन था जो सर्वेंट्स क्वार्टर को प्रभुपाद कमरे से अलग करता था। सामने एक वरांडा, हमने देखा है प्रभुपाद जी का, आप सबने देखा रहेगा, प्रभुपाद जी का जो पुराना कुटियार, कुटीर, प्रभुपाद जी कुटीर, जिन दिनों प्रभुपाद जी वहां पे रहे, सामने एक वरांडा था, पीछे एक गार्डन था, और प्रभुपाद जी वहां बैठ के अपना मसाज इत्यादि ले सकते थे। और उधर एक हैंडपंप था जहां प्रभुपाद जी स्नान कर सकते, एक आउट हाउस था। लेकिन प्रभुपाद जी से भक्तों ने बहुत माफी मांगी, बहुत क्षमा याचना की कि आपके लिए हम उचित व्यवस्था नहीं कर पाए रहने के लिए। प्रभुपाद जी बोले नहीं, मुझे तो ऐसी सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है, अगर आप मेरे लिए बड़ा महल भी बना दें, मुझे तो ऐसा सिंपल निवास स्थान ही पसंद आएगा। इस प्रकार से बहुत सिंपली मायापुर में रहते हुए प्रभुपाद जी ने अपने विजन के बारे में बताया, ध्यान में है। भक्तों के लिए, और उनके पास अभी कुछ ज्यादा था नहीं भगवान की सेवा में अर्पण करने के लिए। बहुत सिंपल एक कुटिया में रहते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को एकत्रित किया और उनको अपने प्लान्स के बारे में बताया। और उनकी रिक्वेस्ट पे भक्तों ने
एक छोटा सा मॉडल बनाया, जो पहली मेजर बिल्डिंग बनेगी उसका मॉडल कैसा होगा, उसकी ड्राइंग्स बनाई गई। प्रभुपाद जी तो एक मायापुर पूरा सिटी बनाना चाहते थे, और आज हम देखते हैं वो सिटी है वहां पे। और प्रभुपाद जी बोले वहां पे अलग अलग क्षेत्र होंगे, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णाश्रम, हर प्रकार के डिवीजन के लिए वहां पे कुछ ना कुछ सेवा होगी, कुछ ना कुछ योगदान होगा। 5 दिन का गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, 24 घंटा कीर्तन चला वहां पे। काफी सारे भक्त, छोटे, हर रोज सुबह जो एक कोर भक्तों का कीर्तन मंडली था, वो कीर्तन प्रोसेशन करते हुए नवद्वीप के अनेक स्थानों पे जाते। उस नीम वृक्ष के वहां पे जाते जहां निमाई पंडित भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। श्रीवास ठाकुर के घर पे गए, जहां पे महाप्रभु और उनके पार्षद दिन रात कीर्तन करते थे। उस स्थान पे गए जहां पे काजी ने महाप्रभु के कीर्तन को स्टॉप करना चाहा था। और भक्ति विनोद ठाकुर के घर पे भी गए, भक्ति विनोद ठाकुर के घर पे गए, और प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को बताया कि भक्ति विनोद ठाकुर इसी घर के सामने खड़े होके जब वो जालंगी नदी के पार देखे थे, और भक्ति विनोद ठाकुर ने यहाँ पे एनविजन किया था उस स्थान को जहां अभी प्रभुपाद जी का अपना लैंड है। बोले भक्ति विनोद ठाकुर ने कितनी बार इस जमीन को देखा रहेगा, उनकी कृपा से हमें ये जमीन मिली है। बोले पूरा दिन और विशेष रूप से शाम को प्रभुपाद जी, सारे भक्त जो थे वो स्टेज पे एकत्रित हो जाते, जहां पे राधा माधव जी बिल्कुल सेंटर में थे, और ट्रेडिशनल एक बंगाली सिंहासन था जो कि बनाना स्टॉक्स से बनाया, कवर्ड कवर्ड था, और कलर्ड फॉयल एंड फ्लावर गार्लैंड से कवर था। करते, हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम, बहुत सारे लोग आए वहां पे। और भक्तों ने बंगाली, इंग्लिश, हिंदी में बैक टू गॉड मैगजीन बांटा। प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न थे प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था को देख के। हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स सिटिंग इन लॉन्ग रोज, खिचड़ी का भरपूर प्रचुर मात्रा में वितरण किया। और प्रभुपाद जी बोले ऐसा वितरण लगातार होते जाना चाहिए, कंटिन्यू दिस फॉर एवर। मायापुर में हमेशा प्रसाद वितरण होते रहना चाहिए। अभी देखिए एक भी बिल्डिंग नहीं थी ढंग से, प्रभु को बिल्डिंग थी ही नहीं, लेकिन उसके बिना भी प्रभुपाद जी ने मायापुर में इतना प्रचार कर दिया। देखिए उस लैंड के आसपास भी काफी लोग गौर पूर्णिमा उत्सव मना रहे थे, लेकिन वहां पे थोड़े कुछ कैलकाटा विडोज जो कि कुछ दिनों के लिए वहां पे फ्री रहने के लिए आए, का पंडाल जो था सबसे ज्यादा प्रॉस्परस, सबसे बड़ा सेलिब्रेशन, और सबसे ज्यादा गेस्ट वहां पे आए थे। कि प्रभुपाद जी बोले कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान बिना प्रीचिंग के कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का तो अवतार प्रीचिंग के लिए हुआ है। तो उनके प्रचार के बिना उस स्थान का क्या मतलब, क्या है? देर इज नो मीनिंग। सबसे पावरफुल स्टेटमेंट आप देखिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या मतलब, क्या है उसका। और प्रभुपाद जी बोले गौर पूर्णिमा के अलावा तो कोई मायापुर में आता भी नहीं है पूरा साल, दिस इज द टाइम एंड एवरीवन कम। फिर प्रभुपाद जी प्रश्न पूछे, बताइए चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कर्म भूमि इंपॉर्टेंट है, बर्थ प्लेस और एक्टिविटीज? प्रभुपाद जी बोले उनकी एक्टिविटीज, उनका प्रचार उनके जन्म स्थान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और चैतन्य महाप्रभु का एक्टिविटीज क्या था? हरे कृष्ण कीर्तन करना और कृष्ण प्रेम को सभी जनता में, सभी विश्व में वितरण करना। और बोले यही मायापुर के भक्तों का एक्टिविटीज होना चाहिए। गौर पूर्णिमा के दिन प्रभुपाद जी के लगभग 10 सन्यासी गॉड ब्रदर भी वहां पे आए पार्टिसिपेट करने के लिए।
और इतने सारे प्रभुपाद जी के शिष्य थे, कॉर्नरस्टोन लेइंग सेरेमनी भी हुआ। प्रभुपाद जी बहुत प्रेम दर्शाए, बहुत मित्रता दर्शाए अपने गुरु भाइयों के प्रति। और इनको प्रभुपाद जी को इतना अच्छा लगा कि वो लोग आए हैं और प्रभुपाद जी उनके साथ बैठ के जो है विश्व का हेडक्वार्टर्स इस्कॉन की स्थापना कर रहे हैं। और जहां पे यज्ञ हुआ सैक्रिफिशियल एरिना, उसके पास ही एक कुशन पे बैठ के जप करते हुए प्रभुपाद जी ने 6 बंगाली डिवोटीज को इनिशिएट किया और एक अमेरिकन शिष्य को संन्यास भी दिया। और उसके बाद प्रभुपाद जी के गुरु भाई थोड़ा थोड़ा प्रवचन भी किए और सबने प्रभुपाद जी के कार्य की बहुत प्रशंसा करी। और उसके बाद वो सब उस स्थान पे एकत्रित हो गए जहां पे भूमि में 5 फीट स्क्वायर का एक गड्ढा खोदा था, 15 फीट डीप था। और कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट किए थे जो उस जगह पे डालने थे, स्थापना करनी थी। 5 प्रकार के फूल, 5 प्रकार के अन्न, 5 प्रकार के पत्ते, 5 प्रकार के मेटल, ज्वेल्स। प्रभुपाद के जो गॉड ब्रदर पुरी महाराज, वो एक लैडर से उस गड्ढे में उतर के और वहां पे उन्होंने नारियल और केले के पत्ते इत्यादि स्पॉट में रखे और फूलों के साथ और एक ऑल्टर बनाया ब्रिक्स का। और उसके बाद प्रभुपाद जी स्वयं एंटर किए एक बॉक्स लेके, जिसमें गोल्ड रूबी आइड एक अनंत शेष की मूर्ति थी। तो अनंत शेष की स्थापना करनी थी। और उसी सुबह प्रभुपाद जी ने बड़े ही कॉन्फिडेंशियली अपने शिष्य को वो मूर्ति दिखाई थी। बोले ये अनंत शेष है। अनंत शेष वो है जिनके ऊपर भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं, विश्राम शयन करते हैं। यह अनंत शेष की स्थापना करेंगे ताकि अनंत शेष पूरे मंदिर को अपने शीश पे स्थान दे सके। प्रभुपाद जी ने अनंत शेष को उस ब्रिक्स का जो ऑल्टर पुरी महाराज ने स्थापना की उनके ऊपर विराजमान किया और वापस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ के आए। और फिर प्रभुपाद जी का ऐसा इनविटेशन देख के सब लोग काफी धन भी दान दिया, काफी फूलों से अभिषेक करने लगे। और इस प्रकार से बहुत सुंदर उत्सव हो गया। 5 दिन का उत्सव था। उसके बाद प्रभुपाद जी मायापुर छोड़ के वृंदावन आ गए, जहां पे उन्होंने एक दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया। तो अभी मायापुर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करके आए हैं, अभी वृंदावन में करने जा रहे हैं। मायापुर लैंड तो अभी बहुत अनडेवलप्ड था, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बोला कि आप फंड्स कलेक्ट करते रहिए, मायापुर में बहुत डेवलपमेंट करने के। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं प्रभुपाद जी कैसा मिशन आफ्टर मिशन आफ्टर मिशन कितने उत्साह से प्रचार कर रहे हैं। फिर बात आती है, प्रभुपाद जी एक्चुअली अपने मायापुर में शिष्यों के बारे में बोलते हैं। बोले हम एक बहुत गॉर्जियस प्लान बना रहे हैं मायापुर में, और अगर आप सब साथ रहें, सहयोग दें, इसको शेप दें, इसको इसको यू ऑल कोऑपरेट टू गिव इट अ शेप टू दिस प्लान, पूरे पूरे विश्व में एक यूनिक प्लान होगा और ये वर्ल्ड सेंटर होगा स्पिरिचुअल लाइफ दुनिया को सिखाने के लिए। पूरे विश्व से स्टूडेंट्स आएंगे और हम पूरा रेवोल्यूशनाइज कर देंगे जो भी लोगों का नास्तिक प्रवृत्तियां हैं, अथिस्टिक एंड कम्युनिस्टिक टेंडेंसीज को हम रेवोल्यूशनराइज कर देंगे। और प्रभुपाद जी बोले हमें ये जिम्मेदारी अपने सर पे उठानी चाहिए। कार नहीं आना चाहिए, नॉट फॉर ए सिंगल मोमेंट शेल वी बी विदाउट इस्कॉन थॉट्स, ऐसा प्रभुपाद जी अपने शिष्य को बोलते हैं। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और इस प्रकार से रमन रेती में ट्रांजैक्शन, अच्छा वृंदावन जो पहुंच गए प्रभुपाद जी मायापुर में, इस प्रकार से प्रोत्साहन देने के बाद तो रमन रेती में ट्रांजैक्शन चल रहा है। प्रभुपाद जी उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना चाहते थे। मिस्टर एस से मिले। मिस्टर एस से कहा, मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में मिले मथुरा में। सभी लॉयर्स थे वहां, उन्होंने सब फॉर्मेलिटी पूरा किया। और प्रभुपाद जी ने सोचा कि भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें वृंदावन में इतना बढ़िया लैंड मिल रहा है। प्रभुपाद जी टुक इट वेरी ग्रेटफुली एज कृष्णस ग्रेस। बहुत ही कृतज्ञ भाव से प्रभुपाद जी ने उसे स्वीकार किया।
प्रभुपाद जी ने जीबीसी सेक्रेटरीज जो अमेरिका में थे उनको लिखा और उनको बोला कि जितने पुरुष हो सकते हैं उनको यहाँ भेज दीजिए। यहाँ पे हमें हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए वृंदावन प्रोजेक्ट बनाने की। उन्होंने अपना इंटेंशंस बताया कि मेरी इच्छा है बहुत ही एक्सेलेंट बड़ा सेंटर बनाना है, ताकि वृंदावन में स्पिरिचुअल लाइफ रिवाइव हो सके, जैसा रूप और सनातन गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने एनविजन किया है उनके बिहाफ पे, उनके प्रतिनिधित्व करते हुए हमें वृंदावन में पुनर्जागृत करना है इस आध्यात्मिक केंद्र को। प्रभुपाद ने अपने एक भारतीय शिष्य शीरो दक्षाई उनको बताया कि मैं इस ओकेजन पे खूब प्रसाद वितरण करना चाहता हूं, बड़ा प्रसाद बनाइए और वृंदावन के हर व्यक्ति को बुलाइए। देखिए जो डील हुआ है मिस्टर एस के साथ, प्रभुपाद जी बोले पूरे वृंदावन को बनाइए। और 2 दिन के बाद लगभग 100 पीपल एकत्र हुए, जहां पे प्रभुपाद जी ने कॉर्नर स्टोर लिंक सेरेमनी किया रमन रेती में। फिर से वही गड्ढा खोद के उसके अंदर प्रभुपाद जी उतरे और अनंत शेष जी को विराजमान किया, जिनके शीश पे पूरा का पूरा मंदिर निवास करेगा। कितना सुंदर देखिए ये भगवान की भक्ति का जो कंसेप्ट है, कैसे भगवान स्वयं कैसे ये सुंदर रीत है अनंत शेष की स्थापना करना और मंदिर की स्थापना करना। लेकिन बोलते हैं उसी दिन रात को उस लैंड पे अटैक हुआ और एक एल्डरली इंडियन विडो, जिसको वहां पे लोकली तो साधु मानते थे, वो बहुत गुस्सा हो गई कि मिस्टर एस ने ये लैंड उनको नहीं दिया, जबकि बार बार वो रिक्वेस्ट कर रही थी। और उस रात को उन्होंने कुछ गुंडों को भेजा, जिन्होंने उस ब्रिक फाउंडेशन जो कॉर्नर स्टोर लेइंग सेरेमनी किया था उसको तोड़ के, जहाँ पे फूल इत्यादि अभी अभी पूजा की गई थी, उसमें खोद के उसको वहां से सब खोद के सब नष्ट कर डाला। उसके अंदर बहुत सारा कचरा फेंक दिया और जहां पे लिखा था पोस्टेड साइन कि ये जमीन अभी खरीद ली गई है और यहाँ पे अनंत शेष की विराजमान की गई है, उस साइन को भी नष्ट कर डाला। प्रभुपाद जी उस समय राधा दामोदर मंदिर के कमरे में थे और जब उन्होंने सुना क्या हुआ, बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने शिष्य को बोला, अरे पुलिस के पास जाइए, ये डीड दिखाइए पुलिस को, हमें ये जमीन बेची गई है। और उस रात को बहुत सारे पुलिसमैन उस लैंड को गार्ड करने के लिए भेजे गए। और जब वो गुंडे फिर से आए, पुलिस ने उनको वार्निंग दिया कि अगर फिर से वो कुछ समस्या करने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें ते हैं, तो काफी लोग आपके दुश्मन भी बन जाएंगे। और ये इंसिडेंट के बाद भक्तों को ये बात भी समझ में आ गई कि प्रभुपाद जी जल्दी क्यों कर रहे थे रीड करने की। प्रभुपाद जी को ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ संकट होगा, इसलिए प्रभुपाद जी जल्द से जल्द ये लैंड ले लेना चाहते थे और जल्द से जल्द मंदिर बनाना चाहते थे। और इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला जल्द से जल्द इस लैंड के सामने एक फेंस तो बना दो, एक एनसर्कल, एक उसको बाउंड्री तो बना दो, छोटी हट्स, थोड़ी कुटिया बना दो और लैंड पे रहना शुरू करो। जब कंस्ट्रक्शन होगा तो उस समय कुछ लोग लैंड पे रहने चाहिए। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं तेजस प्रभु, वो स्मरण करते हैं कि प्रभुपाद जी ने बोला ये यहाँ पे हम कृष्ण बलराम की स्थापना करेंगे, उनका इंस्टॉलेशन करेंगे, दिस विल बी फेमस एज कृष्ण बलराम टेम्पल। तेजस प्रभु बोलते हैं उस समय हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, किस दिशा में जा रहा है, क्या होगा। हमको लगता था ये तो बहुत कठिन है, कभी ये होगा भी कि नहीं होगा। और ऊपर से रमन रेती, पूरा जंगल जैसा स्थान, कोई वहां रहता नहीं है, पूरा वीरान जगह है, आइसोलेटेड प्लेस, कितने सारे डाकू और गुंडे वहां पे रहते हैं। और बोले अगर यहाँ सब शिष्य सोच रहे थे अगर यहाँ मंदिर बनाएंगे भी तो कौन आएगा यहाँ पे, लेकिन प्रभुपाद जी बोले जहां कृष्णा है वहां पे सब आएंगे, चिंता मत करो। प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी श्याम सुंदर, वो अपने गुरु भाई को वृंदावन प्रॉपर्टी के बारे में पत्र लिखे। उस पत्र में लिखे, आज ब्रेकफास्ट से पहले प्रभुपाद जी ने 4800 स्क्वायर फीट का प्लॉट रमन रेती में स्थापना किया, मतलब नियुक्त किया, जहां पे भगवान कृष्ण अपने
मित्रों के साथ खेला करते थे और ये राधा दामोदर मंदिर से 10 मिनट दूर है। प्रभुपाद ने उस लैंड का सर्वे किया। अ, उस कि प्रभुपाद जी एक के बाद एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, मायापुर, वृंदावन, बॉम्बे, और हम कुछ लोग हैं, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मंदिर रहेगा, इसमें बहुत संघर्ष लगेगा इसको स्थापना करने के लिए। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि ये 3 मंदिर प्रभुपाद जी को बहुत 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 प्रिय हैं, और इसलिए हमें किसी भी तरीके से प्रभुपाद जी की सहायता करनी चाहिए इन सब की स्थापना करने के लिए। अच्छा, अभी इन सब मायापुर गए, वृंदावन में गए, लेकिन इस सब समय पे प्रभुपाद जी बॉम्बे से दूर हो गए लगभग 1 महीने के लिए। जो बॉम्बे प्रभुपाद जी फरवरी 10 को छोड़ के आए थे, क्योंकि मायापुर में भी गौर पूर्णिमा उत्सव था, वृंदावन भी जाना था, और धीरे धीरे वो 50,000 का पेमेंट भी कर दिया था। और कुछ भक्त जुहू लैंड में चले भी गए थे, एक टेंट में रहने शुरू किए थे। वहां पे रैट्स, मस्किटोज, चूहे इत्यादि बहुत समस्या, और वो जमीन को साफ कर रहे थे, उधर की जो भी जंगली घास है उसको साफ कर रहे थे। वहां पे एम्प्टी लिकर बॉटल, शराब की बोतलें मिलती थी, बहुत सारा सीवेज, और प्रभुपाद के बिना उनका डिटर्मिनेशन बहुत वीक हो रहा था। उस समय ब्रह्मानंद स्वामी को प्रभुपाद जी ने बॉम्बे, ब्रह्मानंद स्वामी प्रभुपाद जी से अभी अभी मिलके आए थे, तो बहुत इंस्पायर्ड थे। उन्होंने बॉम्बे डेवोटीज को अच्छा इम्पेटस, शक्ति दिया। और क्योंकि प्रभुपाद जी इतने समय बाद गए हैं तो खुद नहीं आ पा रहे, उन्होंने ब्रह्मानंद स्वामी को भेज दिया। और ब्रह्मानंद स्वामी के आते ही एक नया उत्साह जागृत हुआ। उन्होंने सोचा, चलो पूरी लैंड को साफ करेंगे और एक बड़ा पंडाल बनाएंगे। ब्रह्मानंद स्वामी ने कभी ऐसा पंडाल प्रोग्राम पहले किया नहीं था। उन्होंने एक कंट्रैक्टर को हायर किया, जो कि बहुत सारे चटाई, पाम फ्रंट के घर बनाएंगे भक्तों के लिए, और एक फेस्टिवल टेंट बनाएंगे। लेकिन इतना बड़ा टेंट बनाने से पहले पहले उस जमीन को साफ तो करना पड़ेगा, पूरा जंगल था। तो उस समय एक मिस्टर सेठी नामक एक पड़ोसी थे, एक लाइफ मेंबर थे। उन्होंने एक कुछ लेबर के लोगों को बुलाया जो उस जगह को साफ करने के लिए सहायता करेंगे, और काफी सारे लाइफ मेंबर्स भी आए, उन्होंने भी हेल्प किया। मिस्टर एन ने हेल्प किया, उन्होंने अपने एक असिस्टेंट मिस्टर मटर को भेजा। उन्होंने कुछ हायर्ड लेबरर्स को भेजा ये फील्ड को साफ करने के लिए। और डिवोटीज भी पूरा उत्साह से लगे थे, प्रभुपाद जी वापिस आएंगे तो यहाँ पे एक पंडाल करेंगे। तो बात आती है श्री श्री राधा रास बिहारी, जो राधा कृष्ण विग्रह, जिनकी स्थापना प्रभुपाद जी ने 1971 में करी थी, जो हरे कृष्णा लैंड में एक टैक्सी में आए थे, भक्तों की गोद में विराजमान होके, और उनको एक टेंट। और व्हेन प्रभुपाद ने ये ऑर्डर छोड़ा कि राजा रास बिहारी शुड मूव टू जुहू एज सुन एज द डाउन पेमेंट वाज मेड, कुछ भक्त ये प्रश्न पूछने लगे थे, अरे अभी तो फैसिलिटीज भी प्रॉपर नहीं है, पहले से भगवान डीटीज ला के फायदा क्या, सेवा कैसे होगी। प्रभुपाद ने बोला, एक बार अगर राधा रास बिहारी के डीटीज आ गए, कोई उन्हें वहां से निकाल नहीं पाएगा, ऐसा रूल है। तो आप जल्द से जल्द विग्रह को लेके आइए। अरे लोग अपना अपना बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अरे लोग भूल गए कि प्रभुपाद जी तो हैं जो जानते हैं कि वर्शिप के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है। ही न्यू द राइट स्टैंडर्ड्स। लेकिन इस समय उनका मेन एम्फेसिस था, किसी प्रकार से तो इस जमीन पे अपना कब्जा जमा लो, कोई चीटिंग ना हो जाए हमारे साथ। और वो बोले बाद में राधा रास बिहारी को बड़ा एक थ्रोन देंगे, सिंहासन देंगे, बड़े प्रेम से वहां विराजमान करेंगे। लेकिन पहले उस जमीन पे तो अपना प्रोपराइटरशिप जमा लो, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे, मंदिर बना पाएंगे। लेकिन डीटीज का वहां पे आना तो और डिफिकल्टीज, क्यों? क्योंकि उनकी सेवा टाइम टू टाइम, डिसिप्लिन होना चाहिए, भोग लगना चाहिए, आरती होना चाहिए।
मॉर्निंग पूजा होनी चाहिए, दिन में 6 बार ऑफरिंग होनी चाहिए। और राधा रास बिहारी का टेंट भी बहुत ही टेम्परेरी और अनस्टेबल सा था, और हमेशा हवा से झूलता रहता था। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बोला ये इमरजेंसी मूव है, हमें करना ही चाहिए। और वो भगवान कृष्ण से भी, जहां अपने शिष्यों को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज इनकन्वीनियंस टॉलरेट करो, अपने शिष्यों को भी, अब भगवान को भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्लीज थोड़ा इनकन्वीनियंस आपको होगा, लेकिन इसको स्वीकार कीजिए, कृपया यहाँ रहिए, मैं आपके लिए बड़ा एक मंदिर बनाऊंगा। तो ये सब भावना से प्रभुपाद जी ने बोला था विग्रहों को वहां पे ले आओ। और जब प्रभुपाद जी बॉम्बे आए, राधा रास बिहारी जी की स्थापना एक पंडाल में करी। फेस्टिवल में अटेंडेंस कोई ज्यादा नहीं था, जैसा साउथ मुंबई में प्रभुपाद जी को मिला था। ले हर रात्रि को 500 लोग आए केवल। लेकिन प्रभुपाद जी संतुष्ट थे, क्यों? क्योंकि उनकी खुद की प्रॉपर्टी पे ये उत्सव हो रहा है, और बोले ये तो शुरुआत है। जूहू में कुछ ही दिन हुए थे आए हुए, और प्रभुपाद जी एक बड़ा कॉर्नर स्टोर लेइंग सेरेमनी करने को तैयार थे, जैसा मायापुर वृंदावन में कर पे आए थे। सोचिए कितना स्पीड से प्रभुपाद जी काम कर रहे हैं, जो कि एक दूसरा टैक्टिक था, एक ट्रिक था जल्दी से जल्दी जमीन पे कब्जा जमाने का। और यही नहीं, वो जल्द से जल्द टेम्पल कंस्ट्रक्शन भी करना चाहते थे। राधा रास बिहारी को इतना लंबे समय तक टेंट में नहीं रखेंगे वो। बोले राधा रासबिहारी तो बड़ा टीकवुड सिंहासन, सिल्वर टीकवुड, उस सिंहासन पे विराजमान होने चाहिए। और साथ साथ प्रभुपाद जी चाहते थे इनके आसपास ललिता और विशाखा होनी चाहिए, और उनके टेम्पल में मार्बल के डोम्स होने चाहिए, जो लगभग 100 फीट हाई होने चाहिए। हजारों लोग प्रतिदिन दर्शन और प्रसाद के लिए आने चाहिए। और इस प्रकार से प्रभुपाद विजन दे रहे थे। तो एक सुबह की बात है, पूरा फेस्टिवल का एक्टिविटीज चल रहा था, और हरे कृष्णा लैंड के जो भक्त थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को ज्वाइन किया एक बहुत ही सिंपल कॉर्नर स्टोन लेइंग सेरेमनी के लिए। उन्होंने फिर से उधर गड्ढा खोदा, और उनके अंदर अनंत शेष प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया, करताल वंपर बजाते हुए। और एक एक करके भक्त लोग आए, और भक्त लोग ने फिर वो गड्ढा फिर से कवर अप किया मिट्टी से, और यज्ञ से धुआं उठ रहा था। बहुत सुंदर सा छोटा सा सिंपल सा सेरेमनी हो गया। और प्रभुपाद जी उस समय प्लान कर रहे थे कि चलो तीनों जगह कॉर्नरस्टोन लेइंग सेरेमनी हो गया, अभी थोड़ा एक्सटेंसिव वर्ल्ड टूर करेंगे, ऐसा प्रभुपाद जी का प्लान चल रहा था। वहां से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जापान जाएंगे, हवाई जाएंगे, यूएस जाएंगे, मैक्सिको जाएंगे, यूरोप जाएंगे। और बोले कम से कम 6 महीने का टूर चलेगा, इससे पहले कि वो भारत वापिस आएंगे। और वो चाहते थे भारत में सब कुछ स्मूथली चलता रहे। लेकिन प्रभुपाद जी जाने वाले थे, उससे कुछ दिन पहले प्रभुपाद जी को ब्रह्मानंद स्वामी से मालूम चला कि नायरोबी में जो ब्रह्मानंद स्वामी छोड़ के आए हैं, वहां प्रीचिंग बहुत डाउन हो रहा है उनकी एब्सेंस में। प्रभुपाद ने बोला ठीक है ब्रह्मानंद स्वामी, आप वापस नायरोबी जाइए। तो प्रभुपाद जी बोले अभी बॉम्बे में मैनेजर कौन होगा? तो उस समय प्रभुपाद जी ने गिरिराज महाराज को, जो उस समय एक ब्रह्मचारी थे, उनको इस्कॉन, जो कि लीडिंग लाइफ मेंबर प्रीचर थे, सिंपल हैं। और मेन क्या है, उनकी मेन क्वालिफिकेशन क्या है? पूर्ण रूप से हरे कृष्णा लैंड के प्रति समर्पित है, थोड़ा सा भी डाउट नहीं है उनको इस सेवा के प्रति। जब प्रभुपाद जी रह रहे थे बॉम्बे में, तो एक यंग आर्किटेक्ट हॉलैंड से आए थे, हैंस किलमैन। वो उनका लेक्चर सुनने के लिए आए और बहुत इंटरेस्टेड हो गए कृष्णा कॉन्शियसनेस में। प्रभुपाद जी ने हैंस को कन्विंस किया कि आप भक्त बन जाओ और हरे कृष्णा सिटी को बॉम्बे में बनाने के लिए हेल्प करो। और है वो हैंस किलमैन ने बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल ड्राइंग भी बना के दिया प्रभुपाद जी को। और प्रभुपाद जी ने गिरिराज और उनके दूसरे शिष्यों को बोला कि कम से कम 64 लाख रुपीज आपको कलेक्ट करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन के लिए। डिवोटीज को मालूम नहीं था इसका एक फ्रैक्शन भी कैसे कलेक्ट करेंगे, तो बहुत बड़ा अमाउंट है।
प्रभुपाद ने उनको आइडिया दिया। उन्होंने बोला ये सब इन्फ्लुएंशियल मैन जो हैं इनका लिस्ट बनाओ, भेंट नाम सिस्टम प्रयोग में लाओ। उन्होंने एक सिस्टम समझाया जहां पे एक एक व्यक्ति एक एक गेस्ट रूम खरीद सकता है अपने नाम पे। और भी काफी सारे तरीके प्रभुपाद जी ने उनको हिंट दिया। लेकिन ये सबसे कंस्ट्रक्शन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट था लैंड को पूर्ण रूप से अपना बना लेना। बोले लैंड पे वो शिफ्ट तो कर गए हैं, रह तो रहे हैं, लेकिन डीड अभी उनके पास नहीं है, एग्रीमेंट उनके पास नहीं है। और मिस्टर एन ने उसको डिले कर दिया है, जब देना चाहिए था उन्होंने अभी तक हमें डीड नहीं दिया है। प्रभुपाद ने गिरिराज महाराज को बोला कि आप जल्द से जल्द इस बात पे प्रेशराइज कीजिए कि रिटर्न एग्रीमेंट हमारे हाथ में आना चाहिए। रिटर्न एग्रीमेंट के आधार पे जो डीड है वो हमारे हाथ में आनी चाहिए। तो इस प्रकार से बॉम्बे में अपना काम करते हुए प्रभुपाद जी प्रचार के लिए निकलते हैं। अभी देखते हैं आगे जाके प्रभुपाद जी के प्रचार में किस प्रकार से अनेक लीलाएं होती हैं, उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरि बोल।